इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें ये किया गया था कि कैपलर्स ने जो 3 लॉज दिए, उन 3 लॉज से डिडक्शन हम लोगों ने डिटरमिन किया था, और उसी में जो थर्ड लॉ था उसमें कैपलर्स के अनुसार जो पीरियाडिक टाइम का स्क्वायर था, वो पीरियाडिक टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल था उसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ये रिलेशन उन्होंने दिया था। लेकिन जो हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में पीरियाडिक टाइम की वैल्यू निकाले थे, तो यह टी स्क्वायर या 4 पाई स्क्वायर और बाई म्यू ए क्यूब ऐसा आया था, तो हम लोगों ने निकाला था। तो इसका मतलब ये कोई भी प्लैनेट है और जब वो इलिप्टिक पाथ में मूव करेगा तो उसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा, उस सेमी मेजर एक्सिस के लिए 1 राउंड करने में जो टाइम लगेगा तो वो हमारा टी था। तो ये देखा गया कि प्रत्येक प्लैनेट के लिए हमारा एच और टी, ये टी स्क्वायर इस ए क्यू के प्रोपोर्शनल तब होगा जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए प्रत्येक प्लैनेट के लिए। लेकिन ये देखा जाता है कि यह 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो यह म्यू है वो प्रत्येक प्लैनेट के लिए ये कांस्टेंट नहीं होता है, सभी के लिए ये कोई वैल्यू नहीं आती है। तो इसमें ये देखा गया कि यह म्यू की वैल्यू यदि सभी प्लैनेट के लिए सेम नहीं आता है तो आखिर उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। तो उसी एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग यहाँ डिटरमिन करने जा रहे हैं। तो इसको डिटरमिन करने के लिए कुछ फार्मूले जो हम लोग पहले से जानते हैं, ये हमको पता है कि यदि कोई भी एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास यदि m1 है और जो दूसरी पार्टिकल है इसका मास यदि m2 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यदि वह r है, तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स उस पर लगता है, जिसकी वैल्यू जो यह फोर्स होता है वो फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यह प्रोपोर्शनल m1 m2 और बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग कर चुके हैं। अब इसी में इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो ये कांस्टेंट हम लेते हैं, यह f इज इक्वल टू गामा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो ये वर्क हम लोग पहले से जानते हैं, इसी का यूज करें, और इसका यूज करने के लिए जो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ m म्यू हमको निकालना है, तो हमने क्या किया कि यह सन ये लिया और कोई प्लैनेट को हमने p ले लिया। तब हमें देखेंगे कि सन का जो मास है उस मास को जो यहाँ हम m1 लिए हैं इसके मास को यदि हम s से रिप्रेजेंट करें, s यहाँ सन के मास को रिप्रेजेंट करें और p जो है वो प्लैनेट के मास को रिप्रेजेंट करें, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यदि वो हमारा r हो, तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उस अट्रैक्टिव फोर्स को यदि हम कैपिटल A से डिनोट करें, तब ये हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स सन और प्लैनेट के बीच का उसको हम कैपिटल A से डिनोट करें, तो इसकी वैल्यू S मास ऑफ सन जो m1 की जगह है, और P मास ऑफ प्लैनेट और बाई आर स्क्वायर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और यह गामा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स S एंड P सन और प्लैनेट के बीच का हो गया। अब हमें देखें कि इस फोर्स जो प्लैनेट है इसका जो सन की तरफ जो फोर्स लग रहा है, यदि उसका एक्सीलरेशन को यदि अल्फा से रिप्रेजेंट करें, यानी अल्फा हमारा क्या है कि अल्फा जो प्लैनेट है इस प्लैनेट का सन की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका ही एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन हमको फोर्स पता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगा वो फोर्स बाई मास। तो इफ अल्फा इज एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन ऑफ planet towards sun. This imply अल्फा इज इक्वल टू, और फोर्स आपका ये लगा है, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है ए, या गामा एस पी और बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स, और फोर्स में जब मास से डिवाइड करेंगे तब हमको एक्सीलरेशन उसका आएगा। तो प्लेनेट का हम निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मास कैपिटल पी, अब इस कैपिटल पी से जब डिवाइड कर देंगे तब अल्फा की वैल्यू जो आया वो हमारा पी से पी कैंसिल हो गया, और यह गामा एस और बाई आर स्क्वायर ये वैल्यू आया। यानी ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो इसका मास है, इस मास में जब डिवाइड करेंगे फोर्स में तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये अल्फा हमने निकाला प्लेनेट का एक्सीलरेशन टुवार्ड्स द सन। अब हम क्या करें कि इस सन के द्वारा भी प्लेनेट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अब इसका एक्सीलरेशन को यदि हम बीटा से डिनोट करें, इफ बीटा बी द एक्सीलरेशन बीटा बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सन टुवार्ड्स planet, this imply बीटा इज इक्वल टू, फोर्स तो वही है, तो फोर्स हमारा गामा एस पी बाई आर स्क्वायर, और इसमें एस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हम इस सन का जो अट्रैक्टिव फोर्स पी की तरफ है, इस एक्सीलरेशन को बीटा से डिनोट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये सन का एक्सीलरेशन निकालना है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है सन का प्लैनेट की तरफ, उसमें सन के मास से डिवाइड करेंगे तो उसका एक्सीलरेशन निकल आएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एस से एस कैंसिल हो गया, और यह गामा पी बाई आर स्क्वायर, तो अल्फा और बीटा ये हम लोगों ने निकाला एक्सीलरेशन सन का टुवार्ड्स प्लैनेट और प्लैनेट का टुवार्ड्स सन। अब हम क्या करें कि देखें कि हम लोग ये वर्क ऑफ ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट का एक्सीलरेशन सन के रिस्पेक्ट में निकालें, यानी प्लैनेट का एक्सीलरेशन रिलेटिव टू सन जब यह निकालेंगे तब देखें कि जब एक्सीलरेशन हमको इसका जो डायरेक्शन है, पी का जो डायरेक्शन है वो सन की तरफ ये अल्फा है, और ये सन का जो एक्सीलरेशन है तो वो हमारा बीटा, इसका डायरेक्शन ये है। तो जब प्लैनेट का एक्सीलरेशन निकालेंगे सन के टुवार्ड्स, तो इसके एक्सीलरेशन में जो सन का एक्सीलरेशन होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जब सन का निकालना होगा प्लैनेट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन, तो सन के एक्सीलरेशन से प्लैनेट का एक्सीलरेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये वर्क तब जब दोनों का डायरेक्शन एक ही हो तब ऐसा करते हैं, लेकिन जब जिसका निकालना है उसके ऑपोजिट दूसरे का डायरेक्शन हो तो उसका निगेटिव लेके तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही वर्क हम करने जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट with respect to the sun is equal to, अब देखिए इसका एक्सीलरेशन, यदि इसका भी एक्सीलरेशन इधर इसी डायरेक्शन में होता है तो अब जिसका निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जिसका निकालते हैं जिसके रिस्पेक्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यदि इन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ रहे तो, लेकिन यदि हम इसको निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका एक्सीलरेशन यदि इसके अपोजिट है तो उसका निगेटिव लेकर के तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी ये हमको प्लैनेट का निकालना है और सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका।
तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यदि उसका डायरेक्शन इसी में हो तब तो ये इसका एक्सेलरेशन इससे जितना अधिक होगा उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा। लेकिन अब इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो यह माइनस बीटा ऐसा आएगा। सब्ट्रैक्ट तो जिसका निकालेंगे जिसके रिस्पेक्ट में उससे सब्ट्रैक्ट होना है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है यदि उसका डायरेक्शन उसके अलांग होगा तो प्लस और उसके अपोजिट होगा तो माइनस। तो यानी ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लैनेट का एक्सीलरेशन हुआ सन के रिस्पेक्ट में। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकाली गई है। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट with respect to sun is equal to अल्फा प्लस बीटा। और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम लिख लें तो अल्फा की वैल्यू है, ये निकला गया है अल्फा की वैल्यू गामा एस बाई आर स्क्वायर, और प्लस बीटा इसकी वैल्यू गामा पी बाई आर स्क्वायर, गामा पी बाई आर स्क्वायर, यानी गामा कॉमन एस प्लस पी बाई आर स्क्वायर ऐसा है। तो ये हमने देखा कि प्लैनेट का जो सन की तरफ जो एक्सीलरेशन है वो ये है। अब उसी कैप्लर्स लॉ से एक रिजल्ट और हम लोगों ने लाया था जिसका यूज यहाँ करना है। ये देखा गया कि जो भी प्लैनेट है वो सन के तरफ उसका अट्रैक्शन सदैव सन की तरफ होता है, और वो जिस लॉ ऑफ फोर्स से वो मूव करता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। यानी प्लैनेट और जो सन होगा इसके बीच का प्लैनेट का जो सन के रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन होगा वो म्यू बाई आर स्क्वायर, इसी लॉ से पार्टिकल प्लैनेट कोई भी सन के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। ये सेकंड जो कैप्लर्स लॉ किया गया था उससे एक कंक्लूजन निकला था। तो ये हमारा जो ये फार्मूला निकाला गया उससे प्लैनेट का एक्सीलरेशन सन की तरफ निकाला गया है, ये आया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट होता है तो प्लैनेट सन की तरफ इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार मोशन करता है। यानी म्यू बाई जो प्लैनेट है और जो सन है इसके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन म्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उसको अब लिखेंगे और उसी से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जो म्यू हमने देखा कि प्रत्येक प्लैनेट के लिए एक ही हो ये नहीं हो पाता है, तो क्या उसकी वैल्यू आएगा उसी को डिटरमिन कर रहे हैं। बट वी नो दैट एक्सीलरेशन of planet towards sun is equal to mu by r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार प्लैनेट सन के अराउंड में इलिप्टिक पाथ पे मूव करता है। तो इससे हमको ये फार्मूला मिला और ये जो वैल्यू निकाला गया था वही प्लैनेट का ही सन की तरफ एक्सीलरेशन यह आया। तो इसको 1 लिया और इसको हमने 2 लिया, तो फ्रॉम 1 and 2 गामा एस प्लस पी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तब हमको मिल गया यह म्यू इज इक्वल टू गामा एस प्लस पी, ये आया। अब आप देखेंगे कि जो भी प्लैनेट होता है सारे प्लैनेट तो सन के अराउंड ही इलिप्टिक पाथ पे मूव करते हैं। तो सन तो सबके लिए एक ही रहेगा प्रत्येक प्लैनेट के लिए,
लेकिन ये प्लैनेट बदलता रहेगा। तो जब प्लैनेट बदलेगा तो यहाँ पी रिप्रेजेंट किया प्लैनेट के मास को। तो जब प्लैनेट चेंज होता रहेगा तो उसका मास चेंज होता रहेगा, और जब ये मास चेंज होगा तो जो यह म्यू है वो म्यू हमारा चेंज होता रहेगा। इस तरह से हमने देखा कि जो म्यू आता है उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारा गामा इंटू एस, वेयर एस इज मास ऑफ सन प्लस पी मास ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट के चेंज होने से हमारा जो म्यू की वैल्यू होगा वो बदलता रहेगा। तो ये एक्यूरेट वैल्यू जो हम लोगों ने यह निकाला था। अब जो पीरियाडिक टाइम हम निकालते हैं तो पीरियाडिक टाइम भी हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो किसी भी प्लैनेट का जो पीरियाडिक टाइम होता है, पीरियाडिक टाइम ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2π/√μ। ये हमारा पीरियाडिक टाइम का फार्मूला है। अब इसी में 2π/√μ, म्यू की वैल्यू निकाले हैं तो यह रूट गामा एस प्लस पी। अब देखें इसी रीजन से जब यह पी बदलेगा तो आपका पीरियाडिक टाइम बदलता रहेगा, और इसीलिए जो प्लैनेट होगा, अब सबका पीरियाडिक टाइम एक ही नहीं होता है, सबका पीरियाडिक टाइम अलग अलग होता है। तो अब यहाँ से आ गया कि जो यह पीरियाडिक टाइम है वो उसका जो मास है प्लैनेट का उस पर भी ये डिपेंड करेगा, और एक्यूरेट पीरियाडिक टाइम हमारा ही है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने म्यू की एक्यूरेट वैल्यू क्या है उसको निकाला गया। अब इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को, यानी प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने से पहले कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स का यूज हमको आगे प्रॉब्लम में करना होता है। तो उसका प्रूफ हम लोग ज्योमेट्री में लोअर कक्षाओं में यानी इंटर लेवल पे वो चीज़ें आई हुई हैं। एक बार उसको हम आपको रिकॉल कर रहे हैं जिसकी हमको बहुत ज़रूरत होगी। रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम लोग समझेंगे तभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग कर सकेंगे। अब देखिए क्या क्या रिजल्ट्स को हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने इलिप्स ले लिया। अब इस इलिप्स में ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस को हमने S1 और जो यह दूसरा फोकस है इसको हमने S2 ऐसा ले लिया। ये दो फोकस हो गए। अब इसमें जो पहला रिजल्ट जो हम बताने जा रहे हैं वो इस जो ऑर्बिट है उस पर कोई एक पॉइंट ले लें। सपोज कर लिया इस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया, और इस P को जो दोनों फोकस है उससे आप ज्वाइन कर दें, यानी इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया इस P से, ज्वाइन किया P से, और फिर जो दूसरा फोकस है उसको भी ज्वाइन कर दिया। तो इससे एक रिजल्ट आता है कि यदि हमारा कोई इलिप्टिक पाथ हो या हमारा कोई इलिप्स है और उस पर कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट को दोनों फोकस से ज्वाइन करेंगे तो इनके जो डिस्टेंसेस का सम होता है वो मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। इस बात को जानना होगा कि हमारा ये कोई इलिप्स है, उसके जो दो फोकस हैं, तो इस इलिप्टिक पाथ पर किसी पॉइंट को दोनों फोकस से ज्वाइन करें तो जो दोनों का लेंथ होगा यानी S1P और प्लस S2P, इसकी जो वैल्यू होगा वो 2A यानी जो मेजर एक्सिस होगा उसके लेंथ के इक्वल होता है। ये पहला रिजल्ट जिसकी ज़रूरत हमको बहुत पड़ती है। और जैसे यह कहाँ जरूरत पड़ती है कि इस पॉइंट को यदि हमने पोल ले लिया, इसको इनिशियल लाइन ले लिया, और यदि इस लेंथ को हमको मालूम है तो यह लेंथ निकालना हो, यदि यह R हो तो इसका और इसका दोनों का सम 2A होता है। तो जब यह R को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2A माइनस R यह निकल जाएगा। तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग यूज करेंगे। ये पहला वर्ग। दूसरा वर्ग ये है कि हम क्या करें कि जो पॉइंट P है इसका टेंजेंट ले लें, इस पॉइंट P पर टेंजेंट ले लें,
और इस टेंजेंट पर हम क्या करें, नॉर्मल ड्रा करें दोनों फोकस से। इस फोकस से नॉर्मल ड्रा किया, यानी ये 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट है इससे भी हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये 90 डिग्री। यदि इसको हम m ले लें और इसको हम n ले लें, तो किसी भी पोजीशन पर टेंजेंट लें और उस टेंजेंट पर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इन दोनों परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी ये जो दूसरा रिजल्ट आया वो हमारा S1n इंटू S2m इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कोई एक पॉइंट लें, उसमें टेंजेंट लें और उस टेंजेंट पे दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इन दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा, जो इसका माइनर सेमी माइनर एक्सिस होता है बी, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कहीं यदि हमारा इस तरह का वर्क आएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो, तो वहां हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दूसरा रिजल्ट हुआ। और तीसरे रिजल्ट में आप देखेंगे कि क्या करें कि जैसे हमने टेंजेंट ड्रा किया, तो जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो दोनों फोकस है उन दोनों फोकस को ज्वाइन किए, तो एक यह रेडियस हुआ, एक रेडियस, और दूसरा रेडियस हमारा यह हुआ। तो ये कोई पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वह टेंजेंट दोनों रेडियस से इक्वल एंगल बनाता है। यानी यहाँ रेडियस किसको कहा गया कि फोकस को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, वो जो डिस्टेंस आया उसको रेडियस कहा। तो हमारा यह S1P और S2P, ये दोनों रेडियस जो टेंजेंट है इससे सेम एंगल बनाएगा, ये सेम एंगल बनाएगा। यानी यह रेडियस और ये रेडियस टेंजेंट से दोनों सेम एंगल। यदि यह एंगल आपका फाई हो तो यह एंगल भी फाई होगा। तो एक रिजल्ट तीसरा कि एंगल S1PN इज इक्वल टू एंगल S2PM, ये दोनों एंगल सेम होगा। एक रिजल्ट और कि जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करें, नॉर्मल ड्रा करें। यानी ये हमारा टेंजेंट है, अब इस टेंजेंट, ये जो नॉर्मल है दोनों फोकस से ड्रा किया गया, लेकिन नॉर्मल इस पॉइंट का, तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। ये नॉर्मल, यदि इसको हमने के ले लिया तो यह पी पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन हुआ वो नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होगा वो भी जो दोनों रेडियाई हैं उनसे सेम एंगल बनाएगा। यानी पॉइंट का टेंजेंट भी दोनों रेडियस से सेम एंगल बनाएगा और नॉर्मल भी सेम एंगल। तो यदि यह एंगल आपका सपोज कर ले कि यह अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। यानी किसी भी पॉइंट का टेंजेंट उस पॉइंट को दोनों फोकस से मिलाने वाली जो लाइन होती है, तो उस पॉइंट के टेंजेंट से भी सेम एंगल बनाता है और उसके नॉर्मल से भी सेम एंगल बनाता है। ये हमने फोर्थ ऐसा ले लिया कि एंगल S1PK इज इक्वल टू एंगल S2PK। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हुए। और हमको ये पता है कि इलिप्स में जो यह फोकस होता है उसका इस सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वह AE या इसेंट्रिसिटी होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं AE0, एक्स एक्सिस पर वो 0 होता है y, और इसका जब लेंगे दूसरे साइड का तो ये हमारा -AE0 ऐसा है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका कि हमको यूज करना होता है आगे जब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं। अब ये पहले से आप जानते रहेंगे तो वो चीज़ कैसे लिखी गई, तो वहाँ आपको इस रिजल्ट के माध्यम से लगेगा कि नहीं ये होता है इसलिए वैसा लिखा गया। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखें क्या दिया गया है, उसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे। इफ V1 and V2
आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट। किसी प्लैनेट का v1 और v2 जो है वो लीनियर वेलोसिटी है व्हेन इट इज रिस्पेक्टिवली नियरेस्ट एंड फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन। तो अब इसको थोड़ा सा समझना है। कोई भी प्लैनेट होता है वो इलिप्टिक पाथ पे मूव करता है और इस इलिप्टिक पाथ के एक फोकस पर ही सन लाई करता है। तो हमारा एक फोकस पर सन है। तो अब इसका ये कहा जा रहा है कि इफ v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट वेर इट इज रिस्पेक्टिवली, माने क्रम से नियरेस्ट, जो नियरेस्ट है उसका पहला v1 और जो फर्दरेस्ट है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से हुआ, तो जो नियरेस्ट है उसकी वेलोसिटी v1 और जो फर्दरेस्ट है उसकी वेलोसिटी v2। अब आप देखें यह हमारा सन है और इस सन से जब हम इसको पोल ले लेंगे और इसको इनिशियल लाइन लेंगे तो इससे जो डिस्टेंस इस इलिप्टिक पाथ पर नियरेस्ट क्या होगा और फर्दरेस्ट क्या होगा ये आप देखें। तो जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस, अब दूसरा कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो इस डिस्टेंस से वो ग्रेटर होता जाए। तो नियरेस्ट ये है और अन्य जितनी है इसमें जो इसका फर्दरेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा यह है। सन से इस इलिप्स के जितने भी पार्टिकल होंगे उसमें सबसे छोटा डिस्टेंस से होगा और यहाँ से सबसे बड़ा डिस्टेंस से होगा। तो इस पर जो नियरेस्ट है वहाँ उसकी वेलोसिटी v1 दी गई है। ये नियरेस्ट यदि इसको a है और इसको a डैश है तो इस पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वो दिया गया है v1 और जो फर्दरेस्ट है उस पर वेलोसिटी दिया गया है v2। ये दो चीज़ें दी गई है। तो अब हमको करना क्या है, हमको दिखाना है कि प्रूव दैट 1 माइनस ई हमारा इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स v1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई v2। ये जो v1 और v2 है इसमें रिलेशन लाना है। तो रिलेशन लाने के लिए पहले हम देखें कि वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने जो डिटरमिन किया उसमें क्या किया है। तो वेलोसिटी जो निकाला गया है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, यह वैल्यू निकाला गया था। यानी ये आर हमारा जो पोल है उससे एक डिस्टेंस है, तो इस यस से जितने डिस्टेंस पर वेलोसिटी निकालना होगा वो डिस्टेंस यहाँ रख देंगे और ये जो है सेमी मेजर एक्सिस है। तो हम लोग यह फार्मूला वेलोसिटी का निकाल चुके हैं। इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है जिस पे देखा गया कि कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी 2 म्यू बाई आर से लेस हो तब वो इलिप्स 2 म्यू अपॉन आर हो तब वो पैराबोला और 2 म्यू बाई आर से ग्रेटर हो। तो वो चीज़ें जहाँ से आती है वो इसी से आता है। जब इलिप्स आता है तो इसकी वेलोसिटी 2 म्यू बाई आर और माइनस म्यू बाई ए, तो यानी 2 म्यू बाई आर से यह सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उससे लेस आया तो इलिप्स होता है। यानी इलिप्स की वेलोसिटी हमारा ये हुआ। तो अब हमको v1 रखेंगे ये कब, जो ये नियरेस्ट डिस्टेंस है वो, तो जब एस ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे आर की जगह तब वो v1 देगा और जब यस ए डैश रखेंगे आर की जगह तब वो हमको v2 देगा इसी फार्मूले में। यानी हमको पहले क्या निकालना है, एस ए और यस ए डैश, उसी की वैल्यू को जब यह रखेंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा और जब वेलोसिटी निकलेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमको रिजल्ट लाना है उसको कैसे लाना है। तो इतनी बात पहले हम करें। तो अब हम लिखते हैं ये सॉल्यूशन में वी नो दैट वेलोसिटी of a planet at distance r from pole is v square is equal to mu 2 by r minus 1 by a।
ये हमने फार्मूला लिख लिया, क्योंकि वेलोसिटी में ही रिलेशन लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू लाएंगे। तो v की वैल्यू जब r की वैल्यू, ये तो हमारा r ये कोई है, तो जहाँ जिस r के लिए v निकालना होगा उस r की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो v1 को आ रहा है नियरेस्ट पोजीशन का, तो नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज एस ए, यह दिया गया है, यही है। अब इस एस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो यह फोकस है उसका यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वह ए ई, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट ए ई और वाई कोऑर्डिनेट 0, और इसमें एक और फोकस होता है जो उतने ही डिस्टेंस पे, अपोजिट डिस्टेंस पे। तो हमारा यदि इसको हम ले लें यह S1, तो ये डिस्टेंस भी हमारा होगा ए ई। डिस्टेंस तो इतना ही, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ओरिजिन के अपोजिट है तो माइनस ए। तो ये हमारा इलिप्स में ऐसा होता है, ये हमको पता है। तो अब आप देखिए सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ये आपका सेंटर है, तो सेमी मेजर एक्सिस हो गया ओ ए, सेमी मेजर एक्सिस ओ ए, इसकी वैल्यू स्मॉल ए, और इस स्मॉल ए में से ए ई को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यस ए निकल आएगा। तो यहां से ओ ए इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए एंड ओ एस इज इक्वल टू ए ई। देयरफॉर एस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए ई, या ए को कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई, यस ए आए, और यस ए आपका नियरेस्ट पोजीशन है, और नियरेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या दिया है, v1। v1 इज वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट नियरेस्ट पोजीशन, therefore v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला जो होता है म्यू 2 बाई आर, आर का मतलब एस ए, यह एस ए माइनस 1 बाई ए, तो यह म्यू और 2 बाई एस ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए और 1 माइनस ई और अपान 1 माइनस ए। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई ए तो बाहर हो जाएगा, यानी यह म्यू बाई ए यह बाहर, तो आया क्या 1 माइनस ई यहाँ जाएगा, तो यह 2 माइनस 1 और प्लस ई और अपान 1 माइनस ए। 1 बाई ए दोनों में कॉमन था, 2 बाई तो 2 माइनस 1 माइनस ए, तो हमको ये मिल गया, यानी यहाँ से आया म्यू बाई ए और 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ए। ये हमने v1 स्क्वायर इसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब सेम इसी पैटर्न पे v2 निकालेंगे, तो v2 के लिए हमको एस ए डैश निकालना पड़ेगा। अब यह एस ए डैश कैसे निकलेगा, तो अब आप देखेंगे कि यह एस ए, तो ये डिस्टेंस आपका ओ ए डैश ए, यह ओ एस ए ही है, तो
ए प्लस ए या यस ए डैश निकल आए। तब अब हम अगला वर्क देखेंगे। furthest distance from sun is एस ए डैश। अब यह यस ए डैश की वैल्यू आएगा एस ए डैश एस ओ प्लस ओ ए डैश एस ओ प्लस ओ ए डैश। तो ये आ गया यस ओ है ए ई और यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस। तो ए को फिर कॉमन लिया और यह ई प्लस 1 ऐसा आ गया। और जो फॉरदरेस्ट डिस्टेंस है वहाँ जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो उसको लिखें v2 इज वेलोसिटी, v2 इज वेलोसिटी एट furthest distance from the sun. Therefore, v2 square is equal to mu by 2 s a dash और माइनस 1 बाई ए। तो यहाँ से म्यू और 2 बाई एस ए डैश ये निकाला जा चुका है ए ई प्लस 1 माइनस 1 बाई ए, 1 बाई ए फिर कॉमन आ गया। तब हमारा म्यू बाई ए, तो यह 2 और माइनस ई प्लस 1, तो पहले माइनस है तो माइनस ई माइनस 1 अपान ई प्लस 1। और 2 से माइनस 1 कैंसिल होगा तो 1। यदि यहाँ से म्यू बाई ए और 1 माइनस ई और अपान 1 प्लस ई, ये आ गया। अब हमको v1 और v2 निकालना है। तो अब क्या कर ले कि v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर ले और तब जो रेशियो आवे उसका फिर अंडर रूट ले। अब v1 को एक साइड में कर ले, v2 को एक साइड में कर ले। तब हम यहाँ से इसको 1 पहले वाले इक्वेशन को लिखा, इसको 2 और यहाँ से जो आया v2 स्क्वायर की वैल्यू इसको हमने 3 ऐसा लिखा। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर ये है तो म्यू बाई ए और 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई, ये वैल्यू। तो ये तो हमने v1 की वैल्यू निकाला है और v2 की वैल्यू, तो v2 की वैल्यू जो है इसको डिनोमिनेटर में है तो हम चेंज कर लें। तो यह a बाई म्यू और यह 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई ऐसा हो गया। तो अब हम देख रहे हैं म्यू बाई ए बाई म्यू कैंसिल, ये 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में रिलेशन नहीं लाना है, इसलिए दोनों का हम अंडर रूट ले लें। तो ये अंडर रूट लेंगे तब आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाई v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो दिस इम्प्लाई 1 माइनस ई v1 और यह 1 प्लस ई v2 और यही रिजल्ट हमको लाना है। इस टोटल वर्क में आपको करना यही है कि यस से एस ए की वैल्यू निकालें
और इस पर वेलोसिटी v1 है, तो जो v की वैल्यू 2/μ और 2/r-1/a होता है, तो यह जब v1 हुआ तो sa की वैल्यू वहाँ रखेंगे और v2 हुआ तो sa डैश की वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रख करके फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे और ये रेशियो ले करके तब हमारा चूंकि ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में आ गया, अंडर रूट लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा इस एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इजी है, बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन जो उसका इलिप्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। तो फिर इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।